जय हिंद। स्वागत है आप सबका टैपिंग्स.लाइव के इस नए एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं एक सर्वे की। ये सर्वे के रिजल्ट्स आप सबके व्हाट्सएप में, आप सबके फेसबुक में और आप सबके इंस्टाग्राम में लगातार बन रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सर्वे की जिस सर्वे में ये बताया जा रहा है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री कितने ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उत्तराखंड के लोग तो इस रिजल्ट से ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि लगभग हर एक के फ़ोन में वो स्नैपशॉट पहुंच चुका है जिसमें कि सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम प्रथम नंबर में दिखाया जा रहा है। फिर अलग सवाल भी थे, कई अलग सवाल थे जिसमें कि कौन से मुख्यमंत्री से लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं और केंद्रीय सरकार से लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। ये सारे सवालों के जवाब अब लगभग स्नैपशॉट्स के ज़रिए आप लोगों के फ़ोन में पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सर्वे लेने वाले लोग हैं कौन, क्योंकि ना ही हम और ना ही हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति के पास ये सर्वे पहुंचा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के पास ये सवाल, ये सर्वे पहुंचा और क्या आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि ये सर्वे कहाँ तक पहुंच रहा है और ये रिज़ल्ट कितना बेहतर है, कितना सही है। क्योंकि 2022 में इलेक्शंस अब आपके सामने हैं, नेक्स्ट डोर खड़े हैं इलेक्शंस, और उस समय इस तरह के सर्वे ज़्यादातर मैन्युपुलेशन का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये सर्वे बिल्कुल सर्वथा सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई चीटिंग नहीं है या सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, शायद हम उतने बड़े अभी हो नहीं पाए हैं कि हम लोगों की बात कोई भी सुने, न सर्वे न सरकार। तो देखें कि उत्तराखंड में क्या लोग एक्चुअली अपने मुख्यमंत्री से खुश हैं। तो साहब, जिस जगह, जिस राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी इसी तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही हों, वो भी तब जब ये स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर सवालिया निशान हाई कोर्ट तक लग चुके हों, सरकार को कई बार सवाल पे सवाल हाई कोर्ट पूछ चुका हो, उसके बावजूद भी पिछले हफ्ते अगर ऐसा एक फिर से एक कांड हो जाता है जहां पर करीब करीब 100 किलोमीटर दूर एक लेडी को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और समय पर ना पहुंच पाने के कारण उस लेडी को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसी जगह में मुख्यमंत्री के काम से कौन खुश होगा? कौन खुश होगा ऐसे राज्य में जहां सरकार स्वास्थ्य के बाद शिक्षा के ऊपर ऐसा काम कर रही हो कि हल्के हल्के स्कूलों को बंद करने के कगार पर पहुंचा दे? कौन खुश होगा ऐसे राज्य में अपने मुख्यमंत्री से जहां सरकार ठेकेदारों को खुश करने के लिए जंगलों की कटाई, जंगलों की सफाई को एक महत्वपूर्ण काम बताकर लोगों के सामने प्रेजेंट करे? कौन खुश होगा ऐसे राज्य में अपने मुख्यमंत्रियों से जहां पिछले कई वर्षों में, मैं केवल इस मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, जहां पर एक मात्र काम, एक मात्र बिजनेस जो उभर के सामने आया, या तो वो शराब का था और या तो वो नदियों की ठेकेदारी का था। और कौन खुश होगा अपने राज्य के उन चीफ मिनिस्टर्स से जिन्होंने ठेकेदारी के नाम पर अपने घरों में बैठे युवकों को, अपने घरों में बैठे रिश्तेदारों को बड़े बड़े ठेके दिए और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज के हमारे पुल, आज के हमारे फ्लाईओवर्स टेढ़े मेढ़े या ऊपर नीचे ही दिखाई देते हैं। तो अगर ये सर्वे झूठा भी है और ये सर्वे पूर्णतः लोगों तक नहीं पहुंचा, उसके बाद भी हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है। बात करते हैं इसी मर्जी की। न्यूज़ चैनल्स भी अपनी मर्जी चला के कुछ भी सर्वे आपके सामने परोस देते हैं, क्योंकि मेरी लाठी मेरी भैंस, मेरा चैनल बड़ा है, मेरी बात, मेरी अप्रोच ज़्यादा बड़ी है, तो मैं कुछ भी बात आपके मस्तिष्क तक पहुंचा सकता हूं। वैसी ही बात कुछ हुई है मर्जी की सामना अखबार ने, जब राहुल गांधी को वॉरियर बताकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। भाई, मेरा तो वॉरियर की डेफिनेशन से भरोसा सा उठ गया है
राहुल गांधी को एक वॉरियर बताकर ये बोला गया है कि दिल्ली के शासक राहुल गांधी से डर गए हैं। हाँ, डरते तो ज़रूर हैं। माइक डरता है, माइक वाला डरता है, और डरते हैं वो लोग जिनको ज़बरदस्ती बैठाया जाता है राहुल गांधी की स्पीच सुनने के लिए। ये वही सामना अखबार है जो निरंतर लिखता था राहुल गांधी के फॉरेन विजिट्स पर, निरंतर उनकी अकर्मण्यता पर लिखता था। तो सवाल अब ये है कि क्या ये मर्जी एक दोस्ती का एहसान चुकाने के लिए दिखाई जा रही है? क्या ठाकरे साहब, बाला साहेब ठाकरे का ये ग्रुप, ये इतना बड़ा आंदोलन से खड़ा हुआ ये ग्रुप अब हल्के हल्के कांग्रेस की भाषा बोलने लगेगा? खैर, जब हम बात मर्जी की करते हैं तो उसमें कोई लॉजिक, उसमें कोई सेंस नहीं होता है। मर्जी तो होगी साहब कि सरकार और पुलिस दोनों ही हाथ पर हाथ धर के बैठी है जब दो साधुओं का खून हो जाता है, दो साधुओं का कत्ल हो जाता है और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। मर्जी तो होगी साहब जब एक एंकर को, एक न्यूज़ एंकर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर केसेस बनाकर, और सरकार और पुलिस दोनों के ऊपर ही कोई कार्यवाही नहीं होती है। मर्जी ही तो होगी साहब जब एक कलाकार जिसकी मृत्यु पर पूरा देश आंदोलन पर बैठ गया, परंतु न सरकार और न सरकार के कर्मचारी थोड़ा सा भी हिले। मर्जी की बात करें तो इसी मर्जी में शामिल होती है बिजनेस यूनिट्स। फेसबुक ने एक प्रपोजल अभी सामने किया, या इसे यूं कहें कि एक अपडेट निकाला। उस अपडेट के तहत आप लोगों को अपनी प्राइवेसी से हाथ धोना पड़ता। फेसबुक का यह कहना था कि इस डेटा को, जो ये व्हाट्सएप से कलेक्ट करेंगे आपका डेटा, उस डेटा को ये इस्तेमाल करेंगे फेसबुक पर बेटर एड्स दिखाने के लिए, आपके लिए पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाने के लिए, और आपका एक यूज़र एक्सपीरियंस सुधारने के लिए। लेकिन जब हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन बन चुका है जो कि ना केवल आपके फ़ोनों में, लेकिन आपके घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है। खाना खाते वक्त आप व्हाट्सएप में लगे होते हैं, कोई भी काम करते वक्त आप व्हाट्सएप में लगे होते हैं। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा अपना व्हाट्सएप चेक ना करें तो एक कुलबुलाहट दिल में होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके घर में क्या बन रहा है, आपके घर में क्या माहौल है, मूड क्या है आपके घर वालों का, सब व्हाट्सएप जानता है। व्हाट्सएप ये भी जानता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, व्हाट्सएप ये भी जानता है कि आपकी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जगहों पर पासवर्ड्स क्या हैं, क्योंकि सब कुछ आप शेयर करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर ये प्राइवेट लाइफ, अगर ये पॉलिसी जो आपको प्रोटेक्ट करती है ये चेंज हो जाती है, तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन लोगों के इतने रोष के बाद फेसबुक ने स्टेप डाउन किया। फेसबुक ने अब ये कहा है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेगा। तो लोगों के गुस्से के बाद और लोगों ने एक वोट के बाद फेसबुक ने तो अपना डिसीजन वापस ले लिया। अब देखना ये है कि क्या हिंदुस्तान की सरकार भी किसानों के इस एजिटेशन के बाद अपना जो ये रवैया है, अपना जो ये डिसीजन है, क्या ये वापस लेगी। सरकार का अपनी मर्जी लोगों के ऊपर थोपना कहाँ तक उचित है, और ख़ासकर तब जब ये बिल, ये नया बिल आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को एक तरह से ख़त्म कर देता है। जब ये बिल आपको जमाखोरी और काला बाजारी का एक नया रास्ता दिखा देता है, और जब ये नया बिल आपको हल्के हल्के अपनी मंडी सिस्टम्स को ख़त्म कर देने का एक रवैया अपनाने पर मजबूर कर देता है। खैर, ये सारी बातें इंटेंट के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से डिपेंड करती हैं कि आपकी मंशा क्या है। मंशा यदि आपकी अच्छी है तो काम अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ कैसी बनाते हैं। यदि कल के समय में आपका मंडियों से बिल्कुल ही बेनिफिट ख़त्म हो गया तो सरकार क्यों उन मंडियों को चलाएगी? आपकी सरकार के बाद बनने वाली दूसरी सरकार क्यों उन मंडियों को चलाएगी? और ये धंधेबाज जो आपकी मंडी के सामने अपनी बड़ी बड़े गोदाम खोल देंगे और शुरुआत में सस्ते दामों पर, और माफ़ कीजिएगा महंगे दामों पर
आपका अनाज खरीदेंगे, उसके बाद जब मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, या पूरी कोशिश करेंगे कि मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाए, उसके बाद सस्ते दामों पर उन्हीं अनाज को खरीदना शुरू करेंगे, तो सरकार क्यों अपनी मंडी वापस खोलेगी और कैसे खोलेगी? क्या इन लोगों का दबाव सरकार के ऊपर नहीं होगा? क्या इन लोगों के हाथ में लगभग किसानों की बागडोर नहीं होगी? ये सारे सोचने वाले सवाल हैं। ज़रूर सरकार भी इसके ऊपर सोच रही होगी, पर जैसे मैंने कहा, मेरी मर्जी तो साहब बहुत बड़ी ताकत होती है अपने लिए, क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, उसमें कोई सेंस नहीं लगता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसी के साथ कुछ सवालों के साथ हम आपको आज छोड़ते हैं। बाकी कुछ इतना ज़्यादा इन 2 हफ्तों में हुआ नहीं है उत्तराखंड में भी, सिवाय इसके कि एक और मृत्यु उत्तराखंड को देखनी पड़ी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि उत्तराखंड में हॉस्पिटल्स की हालत कुछ अच्छी नहीं है, और गांव की अगर हम बात करें तो अगर आपके आसपास कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, जहां पर उपकरण नहीं है, जहां पर ब्लड टेस्ट नहीं हो सकते, तो आपको मौत से संधि करनी पड़ेगी। नौड़ी गांव की एक महिला, जिन्हें अपने गांव से चाकी सैंड, जो उनके पास में हॉस्पिटल है, वहां लाया गया। वहां पर डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया कि हमारे पास कोई उपकरण नहीं है, हम इन्हें नहीं बचा सकते, तो आप श्रीनगर जाएं। श्रीनगर उस जगह से 100 किलोमीटर के लगभग इतनी दूरी पर है। वहाँ तक जाते जाते इतनी देर हो चुकी थी कि डॉक्टर्स का वही डायलॉग जो हमें सुनने को मिलता है कि आप इन्हें देर में लाए, यदि पहले लाते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। ये 100 किलोमीटर की दूरी कितनी जल्दी पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, और क्या सरकार इन हॉस्पिटल्स को लोगों के आसपास लाएगी, ये सवाल सोचने वाला है। इस सवाल के साथ भी हम आपको छोड़ते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण समाचार हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ऑनररी कैप्टन श्री रामकृष्ण पंतवाल जी अब हम लोगों के साथ नहीं रहे। इस हफ्ते श्री रामकृष्ण पंतवाल जी अपने 2 बेटों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्री रामकृष्ण पंतवाल जी ने चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर में अदम्य साहस का परिचय दिया, और गढ़वाल की भूमि, जिसे माना जाता है कि उपजाती है वो वीरों को, उपजाती है वो राष्ट्रभक्तों को, उसका एक बहुत बड़ा परिचय थे श्री रामकृष्ण पंतवाल जी। आज रामकृष्ण पंतवाल जी के निधन के बाद ये बागडोर फिर से हम लोगों के हाथ में आ गई है। बागडोर इस बात की कि कैसे हम अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन सिपाहियों को याद रखते हैं। मिलते हैं आपसे tappings.live के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।